Hello, dear bankers. Namaskar. Good evening. You all are welcome in this session. So, JAIB 360 डिग्री सीरीज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है और हम आपके साथ जुड़ते हैं आपकी YouTube क्लास पे। और YouTube क्लास में हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट, बिकॉज कंसेप्ट इज द पावर। ठीक है दोस्तों, तो कंसेप्ट ही वो ताकत है जिसके आधार पर हम अपने JAIB के पेपर 2 PPB के सभी कंसेप्ट्स को समझेंगे और अपने पेपर में अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे, जहां पे 60+ मार्क्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यही अपना क्राइटेरिया है जिसको अपन को अचीव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग एटीएम ऑपरेशंस के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। यहां से एक क्वेश्चन 100% आता है, तो एटीएम ऑपरेशंस की आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, डिफरेंट क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। उसके पहले दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर, या QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। QR या इस नाम से आप टेलीग्राम पे जुड़ते हैं तो आपको फायदा क्या होता है, सबसे पहले जो भी एग्जाम के नोटिफिकेशन या अपडेट्स आएंगे, क्लास के नोटिफिकेशंस, क्लास की PDF भी आपको इस टेलीग्राम पे मिलेंगी। ठीक है, साथ ही साथ यूट्यूब पे जो लाइब्रेरी PW ऐप पे जो लाइब्रेरी सेशन होगा, लाइब्रेरी में भी आपको हमारी क्लासेस की PDF मिलना शुरू हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप वहां से उठा सकते हैं। PYQs आपको मिलते हैं, मॉड्यूल वाइज PYQ हैं, इनको एक बार जरूर लगा लीजिए। एंड पोल एंड क्विजेस भी आपको अवेलेबल कराए जाते हैं, तो फटाफट ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको सभी चीजें अपडेटेड और समय पर मिले। तो सबसे पहले अगर हम एटीएम ऑपरेशंस की बात करने जा रहे हैं, तो आज का हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा, फ्री ट्रांजेक्शंस एट एटीएम। यानी अगर आप एटीएम का यूज करते हैं तो आपको कितने फ्री ट्रांजेक्शंस अवेलेबल कराए जाते हैं। तो ये 3 कैटेगरी में इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। पहला, हम अपने ओन एटीएम से, यानी जिस बैंक का हमारा एटीएम कार्ड है उस बैंक से, ठीक है, ओन एटीएम, ओन बैंक एटीएम कहेंगे यहां पे, ओन है ना, बैंक ओन एटीएम, बैंक ओन एटीएम जो होता है, ठीक है, यानी जिस बैंक में आपका अकाउंट है, ठीक है, वहां से आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शंस अलाउड होते हैं, फ्री ट्रांजेक्शंस अलाउड होते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 फ्री ट्रांजेक्शंस आपको अलाउड होते हैं। डन है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप अदर बैंक एटीएम से, अदर बैंक एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो अगर मेट्रो सिटी में आप यूज करोगे, मेट्रो सिटी में यूज करोगे तो आपको 3 फ्री ट्रांजेक्शंस मिलेंगे। कितने? 3 फ्री। और नॉन मेट्रो सेंटर में आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शंस मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये याद कर लीजिए, बस यही 3 पॉइंट है यहाँ पे। कस्टमर आर एलिजिबल फॉर 5 फ्री ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एवरी मंथ फ्रॉम देयर ओन बैंक एटीएम। यानी बैंक का खुद का एटीएम अगर आप यूज करोगे, जैसे आपका अकाउंट HDFC बैंक में है, या आपका अकाउंट SBI में है, या आपका PNB में है, तो आप PNB के एटीएम को ही यूज करते हैं, SBI के एटीएम को यूज करते हैं, HDFC के एटीएम, तो आप जब ओन बैंक एटीएम यूज करोगे तो आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शंस अवेलेबल कराए जाते हैं। ठीक है, डन है। हाँ, ट्रांजेक्शंस में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शंस इंक्लूड होते हैं। नाउ देयर आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर फ्री ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द अदर बैंक एटीएम। आप अदर बैंक एटीएम से भी फ्री ट्रांजेक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। कंडीशन क्या होगी, अगर आप मेट्रो सेंटर पे ट्रांजेक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 3 ट्रांजेक्शंस अलाउड होंगे, और अगर आप नॉन मेट्रो सेंटर पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको 5 ट्रांजेक्शंस अलाउड होंगे। पहला केस क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस क्या कहता है, मैं कलर बदल लूं जिससे कि आपको पता चले कि हमने कौन सा यूज किया है। ट्रांजेक्शन एट एटीएम पिन वैलिडेशन फॉर एवरी सक्सेसिव ट्रांजेक्शन। आप जब भी एटीएम से कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, कोई भी, है ना, कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आपको पिन डालना पड़ेगा। चाहे आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करिए, चाहे आप नॉन फाइनेंशियल करिए। ठीक है, चाहे आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करिए, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करिए, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करिए। ठीक है, अब देखो, जैसे अगर हम बात करें फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल की, तो आपको हर बार क्या यूज करना पड़ेगा, पिन। इससे क्या होता है, आपकी सिक्योरिटी को थोड़ा सा ध्यान में रख के ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। सो सिक्योरिटी कंसर्न अराइजेस in the case the certain type of card reader which facilitate multiple transaction without need for the pin validation for each transaction। ऐसे एटीएम जहां पे वो कार्ड रीडर, जो कार्ड रीडर लगे हैं, अगर ऐसे कार्ड
रीडर लगे हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव, या आप कह सकते हैं कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन, अगर एक ही बार आपने कार्ड लगाया और मल्टी बार ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो क्या करते थे, आपसे बार बार पिन नहीं मांगते थे। इससे क्या आ रहा था, सिक्योरिटी कंसर्न आ रहा था। क्या आ रहा था, सिक्योरिटी कंसर्न आ रहा था। और इसीलिए पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड और मिसयूज ऑफ द कार्ड, ये बहुत ज्यादा हाई हो जा रही थी संभावना कि आपके कार्ड का मिसयूज हो सकता है या फ्रॉड हो सकता है। सो इस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए प्रोसेस शुड रिक्वायर पिन थ्रू एटीएम, पिन वैलिडेशन फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। इसके लिए क्या किया गया, पिन को हर एक ट्रांजेक्शन के लिए वैलिडेशन वाली कंडीशन से गुजारा गया है। अब अगर आप चाहे बैलेंस इंक्वायरी भी करेंगे एटीएम के थ्रू तो आपको क्या डालना पड़ेगा, पिन डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। सो ऑल्सो टाइम आउट ऑफ सेशन शुड बी इनेबल्ड फॉर ऑल स्क्रीन और स्टेज। सभी जो भी एटीएम की स्क्रीन होंगी या स्टेज होंगी, अगर आप सही समय के अंदर आप ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं तो वो टाइम आउट बता देगा, आपको पूरी प्रक्रिया फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी शुरुआत से। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड कंसर्न था। थर्ड पॉइंट हमारा है लॉगिंग ऑफ एटीएम रिलेटेड कंप्लेंट्स। अगर आप एटीएम से कोई भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और वहां पे आपको कोई भी असुविधा होती है तो उससे रिलेटेड जो कंप्लेंट है उसको आप कहां लॉन्च करोगे। ठीक है, लॉजिंग ऑफ एटीएम रिलेटेड कंप्लेंट्स। ठीक है, सो इसके लिए क्या लिखा है, टू फैसिलिटेट लॉजिंग कंप्लेंट्स रिलेटेड टू एटीएम एट एटीएम कियोस्क बैंक मस्ट डिस्प्ले। बैंकों को ये सभी चीजें डिस्प्ले करनी होती है। पहला, टेलीफोन नंबर टू हेल्प डेस्क और कॉन्टैक्ट पर्सन ऑफ द एटीएम ओइंग बैंक टू लॉन्च कंप्लेंट और सीक असिस्टेंस। अगर आप कोई भी असिस्टेंस लेना चाहते हैं या अपनी कंप्लेंट को लॉन्च करना चाहते हैं तो जो बैंक उस एटीएम को चला रहा है उस बैंक का कोई ना कोई कॉन्टैक्ट पर्सन या हेल्प डेस्क का नंबर, टेलीफोन नंबर वहां पे शो होना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा, यूनिफॉर्म टेम्पलेट प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई फॉर लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट रिलेटेड टू एटीएम ट्रांजैक्शन। आरबीआई के द्वारा भी एक यूनिफॉर्म टेम्पलेट दी गई है सभी बैंकों को कि अगर कस्टमर को उस एटीएम पे कोई भी सुविधा होती है तो वो कंप्लेंट फॉर्म होना चाहिए, जिसे कस्टमर क्या कर देगा, फिल कर देगा। कस्टमर क्या कर देगा, फिल कर देगा कंप्लेंट फॉर्म को, और उसके आधार पे बैंक इनकी कंप्लेंट को क्या कर पाएगा, रिजॉल्व कर पाएगा। ठीक है दोस्तों। नाउ फिर अगला पॉइंट आता है मेजर टू एनहांस इफिशियंसी इन एटीएम ऑपरेशंस। अब एटीएम ऑपरेशन की इफिशियंसी को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे एनहांस किया जाए, उसके ऊपर जब बात की जाती है। सो फॉलोइंग स्टेप्स इफिशिएंट एटीएम ऑपरेशंस की जब बात करते हैं, सो मैसेज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश टू बी डिस्प्लेड बिफोर ट्रांजेक्शन इनिशिएशन ऑन स्क्रीन और एनी अदर मैनर। कभी कभी हमने देखा है कि हम जब एटीएम में जाते हैं, कार्ड लगा देते हैं और पिन वगैरह सब डाल देते हैं, तब वो बता देता है कि एटीएम में कैश नहीं है। तो ऐसे एटीएम जहां पे कैश अवेलेबल नहीं है तो उनको पहले ही स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहिए कि एटीएम में कैश अवेलेबल नहीं है, जिससे कि लोग अपने ट्रांजेक्शंस के लिए पिन वगैरह यूज ना करें। सेकंड, टू डिस्प्ले एटीएम आईडी इन एटीएम प्रोमाइसेस। हर एक एटीएम प्रोमाइसेस में एटीएम आईडी होनी चाहिए, जिससे कि अगर एटीएम से कोई भी असुविधा होती है तो एटीएम को आइडेंटिफाई किया जा सके। इट इज अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर अ पर्टिकुलर एटीएम। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कंप्लेंट फॉर्म विद द नेम एंड फोन नंबर ऑफ द ऑफिशियल टू बी अवेलेबल एट एटीएम। कंप्लेंट फॉर्म भी अवेलेबल होना चाहिए फोन नंबर और कॉन्टैक्ट पर्सन के नाम के साथ, जहां पे हम एटीएम में अगर कोई असुविधा हो तो हम कंप्लेन कर पाए। चौथा पॉइंट आता है सफिशिएंट टोल फ्री फोन नंबर्स फॉर लॉजिंग कंप्लेंट्स, रिपोर्टिंग एंड ब्लॉकिंग लॉस्ट कार्ड। अगर कोई कार्ड खो जाता है उसकी कंप्लेन उन्हें करनी है, ब्लॉक करना है कार्ड को, या एटीएम से रिलेटेड कोई कंप्लेन करनी है तो टोल फ्री नंबर अवेलेबल होने चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑफ द कस्टमर टू बी रजिस्टर्ड टू सेंड अलर्ट, है ना। हर एक बैंक अकाउंट के साथ जिनको एटीएम जारी किया गया है उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को कस्टमर की कनेक्ट रखना चाहिए, रजिस्टर्ड रखना चाहिए, जिससे कि अगर कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो या कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसका अलर्ट किसके पास जाना चाहिए, कस्टमर के फोन नंबर या ईमेल आईडी पर। टू इन्फॉर्म कस्टमर फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन, कंप्लेंट मस्ट बी लॉन्च विद द कार्ड इशूइंग बैंक फॉर ऑल फेल्ड ट्रांजैक्शन। तो अगर किसी भी कस्टमर के द्वारा एटीएम में उसने विड्रॉ के लिए अपना कार्ड लगाया, पिन डाल दिया, है ना, पैसा कट गया, बट ट्रांजैक्शन के बाद पैसा नहीं निकला, तो इसे हम कहते हैं फेल्ड ट्रांजैक्शन। तो इसकी कंप्लेन जिस बैंक का आपका एटीएम है, आप अपने बैंक के पास जाके अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, है ना। कार्ड इशूइंग बैंक के पास ये कंप्लेन की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद
स्कीम ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ एटीएम, यानी एटीएम में अगर कोई बैंक पैसा नहीं डालता है और एटीएम आउट ऑफ ऑर्डर बना रहता है तो उसके केस में क्या कंडीशन होगी, कैसे मतलब पेनल्टी का प्रावधान है। तो सबसे पहले बैंक हो चाहे व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर हो, ठीक है, शुड हैव अ रोबस्ट सिस्टम, इनके पास कैसा सिस्टम होना चाहिए, मजबूत सिस्टम होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन एटीएम विद टाइमली रिप्लेनिशमेंट, है ना, समय पर उसमें पैसा डाला जाना चाहिए। कैश आउट ऑफ एनी एटीएम मोर देन 10 आवर्स, अगर 10 घंटे से ज्यादा एक महीने में, इन अ मंथ, मोर देन 10 आवर इन अ मंथ, अगर कैश आउट की पोजीशन किसी एटीएम में रहती है तो उसके ऊपर फ्लैट पेनल्टी लगेगी रुपीज, हाउ मेनी, 10,000 पर एटीएम, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इन केस ऑफ व्हाइट लेबल एटीएम, अगर मान लो बैंक एटीएम की जगह व्हाइट लेबल एटीएम है तो पेनल्टी व्हाइट लेवल एटीएम पे नहीं लगती, पेनल्टी लगाता है आरबीआई उन बैंकों के ऊपर जो व्हाइट लेवल एटीएम को कैश की जरूरतों को पूरा कर रहा है, ठीक है। तो बैंक पे एटीएम पेनल्टी लगेगी, बैंक फिर क्या करेगा, व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर से वो पैसा क्या करेगा, वसूलेगा, रिकवर करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रावधान है। इसके बाद डिस्प्यूट रिगार्डिंग एटीएम फेल्ड ट्रांजेक्शन, एटीएम में अगर फेल्ड ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसके डिस्प्यूट के रिगार्डिंग क्या मुद्दा रहेगा, कैसे सेटल किया जाएगा। दीज शैल बी सेटल्ड बाय इशुइंग बैंक, है ना, किसके द्वारा किया जाएगा, या तो इशुइंग बैंक के द्वारा किया जाएगा या एक्वायरिंग बैंक के द्वारा किया जाएगा, थ्रू द एटीएम सिस्टम प्रोवाइडर ओनली, है ना, किसकी मदद से, एटीएम सिस्टम प्रोवाइडर की मदद से। अब देखो इशुइंग बैंक कौन है, जिसने एटीएम को क्या किया है, इशू किया है, वो हमारा इशुइंग बैंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इशुइंग बैंक। एक्वायरर बैंक कौन है, जिस एटीएम से आपने क्या किया है, ट्रांजेक्शन किया है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्वायरर बैंक, है ना। और एटीएम सिस्टम को जो प्रोवाइडर, एटीएम सिस्टम प्रोवाइडर होगा उसकी मदद से ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। नो बायलिटरल सेटलमेंट अरेंजमेंट आउटसाइड द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ऑफ द सिस्टम प्रोवाइडर इज परमिसिबल, जो भी सिस्टम प्रोवाइडर है वो बायलिटरल सेटलमेंट अरेंजमेंट आउटसाइड द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट के बाहर कोई भी रेजोल्यूशन का प्रावधान नहीं रखता है। दिस इज मेंट टू अवॉइड डिस्प्यूट बिटवीन द इशुइंग एंड एक्वायरिंग बैंक इन द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। तो यहां पे जो भी मामला होगा वो दो ही बैंक का होगा, एक बैंक का जिसका पैसा कटा और दूसरा बैंक जिसने पैसा दिया और नहीं, तो ये यहीं से सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, आपको कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। रिकंसिलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ एटीएम फेलियर ट्रांजेक्शंस, अगर जैसे मान लीजिए आपने किसी एटीएम से विड्रॉ किया, आपने किसी एटीएम से क्या किया, पैसा विड्रॉ किया, ठीक, और विड्रॉ करने के लिए आपने पिन डाल दिया और आपका बैलेंस कट गया, क्या कट गया, बैलेंस कट गया, ठीक है, बैलेंस कट गया, बट आपको कैश विड्रॉल नहीं हुआ, बट विड्रॉल आपका नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होता है, रिकंसिलेशन करना पड़ता, समायोजित, यानी आपका पैसा जब आपको बैक मिल जाएगा तो वो समायोजित हो जाएगा। तो आरबीआई एडवाइज बैंक टू रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट रिगार्डिंग द रॉन्गफुल डेबिट ऑन अकाउंट ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शंस विद इन T+5 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द कस्टमर कंप्लेंट। सिंपल सी बात है, इनका कहना है कि अगर किसी कस्टमर का फेल्ड ट्रांजेक्शन होता है, क्या होता है, फेल्ड ट्रांजेक्शन होता है, तो आपसे कहा जाता है कि एक हफ्ते में आपका पैसा वापस आ जाएगा, ऐसा नॉर्मल कहते हैं ना, तो उसका मतलब ही होता है T+5 डेज, जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया उससे 5 दिन के अंदर आपका जो बैलेंस है वो रिकंसाइल हो जाएगा, यानी समायोजित हो जाएगा, वहां से फिर से आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो पर डे के आधार पे 100 रुपए की पेनल्टी लगेगी, किसके ऊपर, इन केस ऑफ डिले द कार्ड इशूइंग बैंक मस्ट कंपनसेट, आपको जिस बैंक ने कार्ड इशू किया उसके ऊपर 100 रुपए की पेनल्टी पर डे पे लगेगी अगर इसका समय पर रिकंसिलेशन नहीं हुआ, और रिकंसिलेशन कितने समय पर होना है, T+5 वर्किंग डेज में, ठीक है दोस्तों। सो दिस अमाउंट शैल बी क्रेडिट टू द कस्टमर्स अकाउंट, ये पैसा कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली विदाउट एनी क्लेम फ्रॉम द कस्टमर, जरूरी नहीं कस्टमर क्लेम करने आए तभी वो पैसा क्या किया जाएगा, ट्रांजेक्शन हो। तो ये आपका रिकंसिलेशन के रिगार्डिंग नॉर्म्स हैं, ठीक है। तो यहां पे जितने भी नॉर्म्स हमारे एटीएम ऑपरेशन से रिगार्डिंग थे और यहां से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैंने यहां पे कवर कर दिए हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से बिल्कुल फिटफाट रेडीमेड है, और 2 नंबर का आ जाए और अच्छी बात है, ठीक। अगर आप जेएआईबी की तैयारी करना चाहते हैं तो जेएआईबी की तैयारी आप हमारे महापैक, जेएआईबी महापैक के थ्रू कर सकते हैं, किसके थ्रू, महापैक के थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं।
6 मंथ महापैक, 12 मंथ महापैक और 24 मंथ महापैक आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, सो महापैक का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपके जितने भी बैच इस एग्जाम को टारगेट करने के लिए साइकिल में आएंगे, वो सभी बैच आपको आपके महापैक में अवेलेबल मिलेंगे। आपको नया कोई बैच सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा। डिपेंड करेगा आपकी वैलिडिटी 6 मंथ की वैलिडिटी है या 12 मंथ की वैलिडिटी है, 24 मंथ की। आपके ऑल 4 कंपलसरी पेपर, आशीष सर, मैं, भास्कर सर, अखिलेश सर, हम चारों लोग चारों पेपर को तैयार कराएंगे। कंप्लीट आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। और आपके लिए अभी एक ऑफर भी चल रहा है जो आप हमारे PW ऐप पर जाकर ही उसका लाभ उठा सकते हैं। JAIB फाउंडेशन 2.0 बैच फ्रॉम May 2026, ठीक है, इस फाउंडेशन बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, रेगुलर प्लान के साथ भी और प्रो प्लान के साथ भी। साथ ही साथ हमारा एक नया बैच जहां पर आप अपने फाउंडेशन में की गई तैयारी को परख सकते हैं, है ना, जहां पर आप अपनी चीजों को फिर से रिवाइज कर सकते हैं, कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, केस स्टडीज कैसी पूछी जाती है, इन सब की जानकारी आपको मिलती है। वो बैच हमारा JAIB MCQ बैच आपके लिए अवेलेबल हो चुका है। JAIB MCQ बैच ये May 2026 एग्जाम को टारगेट करेगा और रेगुलर प्लान 1999 और प्रो प्लान आपको 2999 में अवेलेबल होगा। अब कुछ लोग ऐसे बैंकर भी हैं जिनको समय नहीं मिल पाता कि वो अपनी रेगुलर क्लासेस कर पाए और इसी चक्कर में वो अपने JAIB एग्जाम को टारगेट नहीं कर पा रहे। तो इस समस्या का भी समाधान हम लोगों ने ढूंढा है, प्रयास किया है कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ हो। तो ऐसे जो भी डियर बैंकर्स हैं उनके लिए नवंबर 2026 के लिए हमने वीकेंड बैच स्टार्ट कर दिया, यानी अब आप सैटरडे संडे में क्लास करके भी अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप हमारे वीकेंड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और नवंबर 2026 एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी RBI ग्रेड बी को टारगेट कर रहा है तो समर्थ 2.0 बैच भी अवेलेबल है। फेज 1 फेज 2 कंप्लीट प्रिपरेशन होती है और JAIB बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स भी आपके लिए अवेलेबल है दोस्तों। सो इन बुक्स का सबसे बड़ा फायदा है कि एग्जिस्टिव थ्योरी यानी कंप्लीट थ्योरी आपको मिलती है, हिंट एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, क्वेश्चन विद केस स्टडीज आपके लिए अवेलेबल है और माइंड मैप फॉर द क्विक रिवीजन। तो ये सब कुछ आपको इन चारों किताबों में हर एक यूनिट में ये सभी सेवाएं या सभी फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी। लीस्ट प्राइस में इन किताबों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं PW स्टोर से, Amazon और फ्लिपकार्ट से। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। ATM ऑपरेशन से रिगार्डिंग आज जितने भी तथ्य बन सकते थे वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किए और आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि अगली क्लास और इंपॉर्टेंट होगी। यानी हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम आपके साथ लेकर आते हैं आपकी फ्री यूट्यूब क्लास 360 डिग्री कंसेप्ट सीरीज में। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि टारगेट है फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना। थैंक यू वेरी मच।